नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे वैद्युत धारा के अनुप्रयोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस चैप्टर का पार्ट 1 देखे होंगे, यानी कि जो स्टूडेंट इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे, उनको इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान लगेंगे। और जो स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, उनको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। और जैसा कि डियर स्टूडेंट कि कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 95% चांसेस है कि 2 क्वेश्चन आएगा और दोनों ही क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको दिखा दूं जिसके लिए आप डेली दिन और रात मेहनत कर रहे हो, उस रिजल्ट की कुछ झलकियां मैं दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, हमारा एक स्टूडेंट था विवेक यादव। विवेक यादव का डियर स्टूडेंट आईईआरटी के साथ साथ पॉलिटेक्निक में भी सिलेक्शन हुआ है। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, ये आपका 2023 का सिलेक्शन है। 2023 में इस समय यह स्टूडेंट सेकेंड ईयर में, यानी कि आईईआरटी कॉलेज में सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से एडमिशन ले रखा है। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो ये आपका थर्ड ईयर में चला जाएगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है सेकेंड ईयर का। तो जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम पास करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो यह स्टूडेंट आपका थर्ड ईयर में मिल जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं, इनका जो जनरल रैंक था 2 था और ओबीसी रैंक 2 था। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं डियर स्टूडेंट, यदि आपको आईईआरटी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल जैसा ब्रांच चाहिए ना, तो आपका जो रैंक है ना एटलीस्ट 100 के अंदर होना चाहिए। 100 के अंदर होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच पा सकते हो। आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल एक ऐसा ब्रांच है ना कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से और पहले दिन की ही काउंसलिंग में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो इस स्टूडेंट का आईईआरटी के साथ साथ पॉलिटेक्निक में भी सिलेक्शन हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक में, यूपी पॉलिटेक्निक में इन्होंने टोटल 307 नंबर गेन किया है और रैंक की बात करें तो 2797। तो इस रैंक पर यूपी के किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में किसी भी ब्रांच से एडमिशन ले सकता है। 2797 रैंक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि स्टूडेंट की मेहनत इतनी रैंक लाई कि इसका पॉलिटेक्निक के साथ साथ आईईआरटी में सिलेक्शन हो गया। और नेक्स्ट में रिजल्ट भी दिखा देता हूं, जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके। यहां पर आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट, एक हमारा अंकित मिश्रा है। अंकित मिश्रा का डियर स्टूडेंट जो जनरल रैंक था वो आपका 378 था, और जो ओबीसी रैंक था ये आपका 48 नहीं होगा, शायद 248 होगा। ओबीसी जो रैंक था 248 था। तो इनका भी एडमिशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से
इलेक्ट्रिकल तो नहीं मिला होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल को छोड़कर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, जिस भी ब्रांच से एडमिशन लेना चाहेगा स्टूडेंट, उस ब्रांच में एडमिशन इसका हो गया होगा। वैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन से इन्होंने एडमिशन ले रखा है। वहीं पर एक हमारा ए स्टूडेंट था निहाल करके, जिसका जनरल रैंक जो था वो आपका 608 था और जो ओबीसी रैंक था वो आपका 426 था। तो डियर स्टूडेंट, इस स्टूडेंट को भी आपका बढ़िया ब्रांच मिल गया होगा, यानी इलेक्ट्रिकल को छोड़ करके किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी रैंक जो है ना इनका बढ़िया है। तो यहाँ से आप क्लियर तरीके से समझ सकते हो। यदि आप भी शिद्दत के साथ, मेहनत और लगन के साथ तैयारी करोगे तो आपके भी हाथ में दो दो लड्डू होंगे, एक यूपी पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक का, यानी एक पॉलिटेक्निक का और एक आईईआरटी का। तो आपको चूज करना होगा कि हम पॉलिटेक्निक में लें एडमिशन या आईईआरटी में लें। तो इस तरीके से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, जिससे आपको सोचना ना पड़े कि हमको यह ब्रांच मिल सकता है कि नहीं। इस तरीके से तैयारी कर लो ना कि जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहो, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो, उस कॉलेज में बेहतरीन तरीके से एडमिशन ले सको। नेक्स्ट रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको क्लास को स्टार्ट करता हूं। यहां पर एक देख सकते हो कि ज्वाला प्रसाद जो हमारा स्टूडेंट था, इसका भी आईईआरटी के साथ साथ पॉलिटेक्निक में भी सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर देखो जनरल रैंक जो इनका था 420 और ओबीसी जो रैंक था वो आपका 303 था। तो यहाँ से इनको भी मैं आपको बता दूं कि इस रैंक पर इलेक्ट्रिकल को छोड़कर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या प्लास्टिक में किसी में भी एडमिशन ले सकता है। और यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें तो इनका जो ओपन रैंक था 360। अब सोच लो यार, 360 ओपन रैंक है, तो 360 ओपन रैंक बना यूपी के किसी भी पॉलिटेक्निक टॉप 1, यानी कि जो आपका यूपी का सबसे फर्स्ट नंबर का पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा ना, उसमें भी इसको किसी भी ब्रांच से, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने आईईआरटी कॉलेज में एडमिशन लिया है। आईईआरटी कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया है? क्योंकि आईईआरटी जो है ना, हमेशा मैं बोलता हूं पॉलिटेक्निक का बाप है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लेसमेंट पैकेज होता है। इस साल का डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आईईआरटी में एटलीस्ट 50 से 60 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ है 4.5 लाख पर एनम पर। अब सोच लो 4.5 लाख पर एनम, तो मंथली आपका 37 से 38 हजार रुपया आएगा। तो सोचो यदि आप 3 साल का कोर्स कर लेते हो, उसके बाद 37 से 38 हजार स्टार्टिंग सैलरी, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। ऐसे ही बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास पड़े हैं। मैंने तो आपको मोटिवेशन के लिए दिखाया है, जिससे आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा आपके अंदर भी एक जुनून सा पैदा हो जाए, जिससे आप बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डेली सुबह के 10 बजे होती है, और जो मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। आज आपके फिजिक्स की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। फिजिक्स का डियर स्टूडेंट टोटल 95% सिलेबस आज की क्लास को लेकर के टोटल 95% सिलेबस आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बचे के दो भी आपके 1 से 2 चैप्टर है ना, मैं आपको कभी भी पढ़ा दूंगा। कल से मैं आपका केमिस्ट्री का स्टार्ट करूंगा, और मैथ का तो आप डेली बेसिस पर चल ही रहा है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे आपका फिजिक्स का या मैथ का, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सिंपली जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। पेश करते हैं आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझो। देखो क्या बोला है, 1.5 वोल्ट बैटरी को 6 वाट के बल्ब को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैटरी 1 घंटे के प्रयोग के बाद कार्य करना बंद कर देती है,
तो आपको बताना है कि इस अवधि में बल्ब में से जो आवेश कूलाम में गुजरेगा ये आपको बताना है। यानी कि 1 घंटे में, यानी इस अवधि में बल्ब में से जो आवेश कूलाम में गुजरेगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को बाबू कैसे सॉल्व करना है। किसी भी न्यूमेरिकल को यदि आपको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है ना उसको तुम अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो यहाँ पर बाबू V बराबर आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट। V बराबर कितना दे रखा है 1.5 वोल्ट। और P की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको बाबू दे रखा है 6 वाट। P की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 6 वाट। तो आपने और क्या दे रखा है, समय का मान दे रखा है 1 घंटा। समय का मान कितना दे रखा है 1 आवर दे रखा है। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होते हैं, 1 घंटा में बाबू आपका 3600 सेकंड होता है। यहां तक आपको क्लियर है। जो वैल्यू आपका दिया था मैंने नोट कर दिया। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट की P बराबर आपका क्या होता है, V इंटू का I होता है। P बराबर आपका क्या होता है, V इंटू का I। तो P की वैल्यू पता है आपको 6, V की वैल्यू आपको पता है 1.5 और I की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो 1.5 से 6 को काटोगे तो 4 बार में पूरा पूरा कटेगा। यानी I की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 4 एम्पियर। I की जो वैल्यू बाबू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 4 एम्पियर। आपको आवेश निकालना है कूलाम में। तो आवेश Q बराबर बाबू क्या होता है, Q बराबर आपका होता है I इंटू टी। तो I की वैल्यू 4 और T की वैल्यू आपका है 3600 सेकेंड। तो गुणे आप कर दो 3600। इसी का कैलकुलेशन आप सिंपली कर लो। तो देखो 00 है तो 00 हो जाएगा। 4 छक 24 को 4 और 4 तिया 12 2 14, यानी कि 14,400 कूलाम होगा। 14,400 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि एक 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को बारी बारी से कुंडलियों के समांतर क्रम में निम्न चित्र में, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक चित्र होना चाहिए जो कि दिया नहीं है, तो इसको हम बाद में इस क्वेश्चन को देख लेंगे। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, उपकरण में ऊर्जा की मात्रा क्या होगी ये आपको बताना है। तो कौन कौन सी वैल्यू आपको बाबू पता है, कौन कौन सी वैल्यू आपको पता है। तो V की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, V की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 140 वोल्ट। V की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 140 वोल्ट। और Q की जो वैल्यू दे रखा है इन्होंने 12 कूलाम दे रखा है। Q की जो वैल्यू दे रखा है इन्होंने 12 कूलाम दे रखा है। आपको ऊर्जा की मात्रा बताना है, तो आपको पता है बाबू W बराबर आपका क्या होता है VQ। W बराबर आपका क्या होता है VQ। तो W बराबर V की वैल्यू आप रख दो 140 और Q की वैल्यू आप रख दो 12। इसी का कैलकुलेशन करो, इसी का कैलकुलेशन करो तो कितना आएगा, 14 दूना 28 को 8 और 14 कम 14 2 16, यानी कि 1680 जूल आएगा। यानी कि जो आपका ऊर्जा होगी, जो ऊर्जा की मात्रा होगी 1680 जूल होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, जब विद्युत परिपथ में 100 वाट और 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा ये आपको बताना है। कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बाबू हमें तुम ये बता दो कि श्रेणी क्रम संयोजन में
कौन सी वैल्यू समान होती है? श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी वैल्यू समान होती है? तो हमेशा ध्यान में रखना बाबू, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। तो आ जाओ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने P1 की जो वैल्यू दे रखा है, P1 की जो वैल्यू दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 100 वाट है। और P2 की जो वैल्यू दे रखा है, इन्होंने कितना दे रखा है? P2 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 40 वाट है। P2 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 40 वाट है। अब आपको बताना है कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, ये आपको बताना है। यानी कि कहीं ना कहीं हमको प्रतिरोध का भी मान पता होना चाहिए। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर आपका होता है V इंटू आई। P बराबर आपका होता है V इंटू आई। तो यहां से डियर स्टूडेंट V बराबर क्या होता है? V बराबर आपका होता है I इंटू का R। तो जैसे ही V बराबर I इंटू आर रखोगे तो क्या मिल जाएगा? V के जगह पर I इंटू आर रखोगे तो आपको मिल जाएगा I स्क्वायर R के रूप में। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। P बराबर V इंटू आई होता है। जैसे ही V बराबर I इंटू आर रखोगे तो P बराबर आपको I स्क्वायर R मिल जाएगा। P बराबर आपको I स्क्वायर R मिल जाएगा। तो यहां से हम P1 बराबर क्या लिख सकते हैं? P1 बराबर हम लिख सकते हैं I1 का होल स्क्वायर इंटू R1। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट हम P2 बराबर क्या लिख सकते हैं? P2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? P2 बराबर हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट I2 का होल स्क्वायर इंटू का R2। यहां तक सबको क्लियर है? P1 बराबर हम I1 स्क्वायर इंटू R1 लिख सकते हैं और P2 बराबर हम I2 स्क्वायर इंटू R2 लिख सकते हैं। तो यहां से मैंने P1 बट्टे P2 की वैल्यू निकाल लिया। यहां तक सबको क्लियर है? अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। तो I1 का स्क्वायर से I2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। यानी I1 बराबर आपका I2 है, तो I1 के स्क्वायर से I2 का स्क्वायर काट दो। अब P1 की वैल्यू बाबू कितना है? तो P1 की वैल्यू बाबू आपका है 100 और P2 की वैल्यू आपका है 40, बराबर आपका हो जाएगा R1 बट्टे का R2। अब तुम सोच करके बताओ कि कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? तो किसमें अवरोध ज्यादा हो रहा है? यहां पर देखो R1 की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि आपका जो 100 वाट का बल्ब है इसमें प्रतिरोध ज्यादा है। जो 100 वाट का बल्ब है इसमें प्रतिरोध ज्यादा है, यानी कि इसमें ज्यादा रुकावट पैदा हो रही है। 100 वाट के बल्ब में प्रतिरोध ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादा रुकावट पैदा हो रही है तो कम चमकेगा। और जो 40 वाट का बल्ब है इसका प्रतिरोध कम है। जो 40 वाट का बल्ब है इसका प्रतिरोध कम है, यानी कि इसमें रुकावट कम पैदा हो रही है। तो रुकावट कम पैदा हो रही है तो ज्यादा चमकेगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, समान लंबाई के हीटर के दो तारों को एक बार हम क्या करते हैं श्रेणी क्रम में, तथा फिर एक बार हम क्या करते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, एक बार तुम श्रेणी क्रम में जोड़ दो और एक बार समांतर क्रम में जोड़ दो तो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको बता देना है। तो मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि श्रेणी क्रम में मैं मान लेता हूं कि जो हमारी ऊष्मा है वो हमारा H1 है। मैंने मान लिया कि श्रेणी क्रम में जो हमारी उत्पन्न ऊष्मा है वो आपका H1 है। तो H1 बराबर क्या होगा, H1 बराबर आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, H1 बराबर आपका होता है I स्क्वायर R के रूप में, I स्क्वायर R के रूप में। अब I बराबर क्या लिख सकते हो, I बराबर तुम लिख सकते हो V बट्टे का R के रूप में। तो यहां से H1 बराबर क्या मिल जाएगा बाबू, H1 बराबर आपको मिल जाएगा V स्क्वायर बट्टे का R स्क्वायर, और ऑलरेडी R पहले से है ही
तो R से बबुआ एक R काट दोगे तो H1 की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी V स्क्वायर बट्टे का R। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो H1 की वैल्यू हो जाएगी वो आपका V स्क्वायर बट्टे का R। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो दो तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, दो तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो यदि एक तार का प्रतिरोध R है तो दूसरे तार का भी प्रतिरोध R होगा। तो यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो आपका R इक्विवेलेंट का मान होगा वो तो आपका R प्लस R के बराबर होगा। जब हम दो तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मैंने मान लिया जो तारों का प्रतिरोध है R और R के रूप में है। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा R प्लस R यानी 2R के बराबर होगा। यानी R की जो वैल्यू होगी 2R के बराबर होगी। तो R के जगह पर बाबू तुम 2R रख दो तो H1 बराबर आपको मिल जाएगा V स्क्वायर बट्टे का 2R। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो यदि एक तार का प्रतिरोध R है तो दो तारों का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो आपका 2R हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट, इन्हीं दोनों तारों को हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। किसमें? इन्हीं दोनों तारों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो मैं मान लेता हूं जो हमारा उष्मा है वो हमारा H2 हो जाता है। जब इन दोनों तारों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा जो उष्मा है H2 हो जाता है। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बट्टे का R प्लस का आपका हो जाएगा V स्क्वायर बट्टे का R, क्योंकि हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो एक तार का जो होगा वो आपका V स्क्वायर बट्टे का R और दूसरे तार का भी होगा V स्क्वायर बट्टे का R। तो यहाँ से H2 की वैल्यू मिल जाएगी 2V स्क्वायर बट्टे का R। यहाँ तक सबको क्लियर है। आपको दोनों की उष्माओं में अनुपात बताना है, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की उष्माओं में अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, श्रेणी क्रम का क्या है और समांतर क्रम का क्या है। तो श्रेणी क्रम का उष्मा H1 है और समांतर क्रम का H2 है। तो H1 की वैल्यू किसके बराबर है? V स्क्वायर बट्टे 2R के। तो V स्क्वायर बट्टे का 2R हो जाएगा। और H2 की वैल्यू किसके बराबर है? 2V स्क्वायर बट्टे का R के रूप में। अब देखो कटेगा क्या, R से R काट दो, V स्क्वायर से V स्क्वायर काट दो, तो क्या मिल जाएगा? 1 और 2 आपका इस 2 के साथ जाएगा तो 1/4 मिल जाएगा। यानी उष्माओं का जो अनुपात होगा 1:4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो किसी को कोई भी डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। बोला है एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है, तो शक्ति की वैल्यू बताओ। तो P बराबर बबुआ क्या होता है? P बराबर आपका होता है V इंटू आई। तो V की वैल्यू कितना है? V की वैल्यू आपका है 220 और I की वैल्यू कितना है? 1.5। तो 220 में 1.5 से गुणा कराओ तो देखो 220 और तुम 1.5 को लिख सकते हो 3/2। तो 2 से काटो तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0, 110 गुणे 3 करोगे तो 330 मिल जाएगा। यानी कि जो आपकी शक्ति होगी 330 वाट होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर बताया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो कभी भी विद्युत फ्यूज को हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाना बाबू। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोला है 25 वाट तथा 100 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? एक आपका 25 वाट का बल्ब है और दूसरा आपका 100 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या है? यदि आपका वोल्टेज समान हो। क्या दे रखा है? वोल्टेज समान हो। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बाबू दो वैल्यू दे रखा है ना, उसको तुम नोट कर लो। तो यहाँ पर जो P1 की वैल्यू दे रखा है
वो आपको दे रखा है 25 वाट। P1 की वैल्यू दे रखा है 25 वाट और जो P2 की वैल्यू बबुआ दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 वाट। आपको बताना है प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टेज समान हो, यानी कि जो V1 की वैल्यू है वो आपका V2 के बराबर हो, तो आपको प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। तो आपको बबुआ पता है कि P बराबर आपका होता है V इंटू का I। P बराबर आपका होता है V इंटू का I। तो यहाँ पर रिलेशन किस में निकालना है? प्रतिरोध और वोल्टेज में। किसमें? प्रतिरोध और वोल्टेज में। यानी I के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? I बराबर हम बाबू लिख सकते हैं V बट्टे का R। I बराबर बाबू हम लिख सकते हैं V बट्टे का R। तो जैसे I बराबर V बट्टे R रखोगे ना तो P बराबर क्या मिल जाएगा? P बराबर आपको मिल जाएगा V और I की वैल्यू बाबू रख दो V बट्टे R। तो यहाँ से P बराबर आपको मिल जाएगा V स्क्वायर बट्टे का R। ऐसे आपको सोचना होगा कि रिलेशन हमको किस में निकालना है। यहाँ पर हमको रिलेशन निकालना था प्रतिरोध और वोल्टेज में, तो I बराबर मैंने V बट्टे R रख दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट हम आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट यदि आपका P बराबर V स्क्वायर बट्टे R है तो क्या मैं P1 बराबर भी तो लिख सकता हूँ, P1 बराबर भी तो लिख सकता हूँ V1 बट्टे का स्क्वायर बट्टे R1। उसी प्रकार से P2 बराबर भी तो बाबू हम लिख सकता हूँ V2 का होल स्क्वायर बट्टे का R2 के रूप में। किसी को कोई दिक्कत है? हो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोनों का अनुपात निकाल लो, तो अनुपात मैं निकाल लेता हूँ। अब देखो V1 और V2 आपके समान है, क्योंकि वोल्टेज को समान रखना है तो यहाँ से बबुआ V1 का स्क्वायर से V2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या मिलेगा? P1 बट्टे का P2 बराबर आपको क्या मिल जाएगा? R2 ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा R2 बट्टे का R1। ठीक है, R2 बट्टे का R1। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट R2 बट्टे R1 की बाबू तुम वैल्यू निकालो। तो R2 बट्टे R1 की वैल्यू क्या आएगी? P1 बट्टे P2। तो P1 की वैल्यू आपका है बाबू 25 और P2 की वैल्यू आपका है 100। तो 25 चौको कितना होता है? 100। यानी R2 बट्टे का R1 की वैल्यू आपने निकाला है 1/4। R2 बट्टे R1 की वैल्यू आपने निकाला है 1/4, लेकिन वैल्यू आपको किसके चाहिए? R1 बट्टे R2 की। R1 बट्टे R2 की वैल्यू क्या आएगी? तो R1 बट्टे R2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? इसी को पलटी मार दो। तो पलटी मार दोगे तो आपको 4:1 मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपने R2 बट्टे R1 की वैल्यू निकालना है, लेकिन निकालना क्या है आपको? R1 बट्टे R2। तो R1 बट्टे R2 आपका 4:1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आ जाओ बबुआ क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो कितना खतरनाक और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ें आपको देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना, बिल्कुल सिंपल होता है। देखो क्या है, बोला है जब प्रतिरोध R1 को एक जनित्र से जोड़ा जाता है तो शक्ति आपका P है। अब R1 के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R2 जोड़ा जाए तो शक्ति क्षय क्या होगा? R1 के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R2 जोड़ा जाए तो शक्ति क्या होगा? तो शक्ति क्षय जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। अब ऐसे कैसे कह सकते हो? हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि आपको शक्ति घटाना है, यदि आपको किसी भी परिपथ की विद्युत शक्ति घटाना है ना, तो प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और यदि आपको किसी भी परिपथ का शक्ति क्षय आपको घटाना है तो हम क्या करेंगे? शक्ति क्षय यदि घटाना है, यदि घटाना चाहते हो ना, तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। लेकिन यदि आप शक्ति क्षय बढ़ाना चाहते हो, यानी कि शक्ति की जो क्षति है उसको यदि आप बढ़ाना चाहते हो ना, तो क्या करोगे? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दोगे ना, तो जो आपका क्षय है शक्ति का वो बढ़ जाएगा। और समांतर क्रम में जोड़ोगे ना तो जो आपका क्षय है शक्ति का ना वो घट जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, आप ध्यान से समझिएगा।
कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है बाबू, बोला है 25 वाट और 100 वाट के दो बल्बों को 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं को श्रेणी क्रम में जोड़कर 440 वोल्ट की सप्लाई में जोड़ा जाता है, तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आओ हम बताते हैं कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको तुम नोट कर लो। तो P1 की जो वैल्यू है बाबू, जो P1 की वैल्यू है बाबू वो आपको दे रखा है 25 वाट, और P2 की जो वैल्यू है ना वो कितना दे रखा है, तो P2 की वैल्यू आपको दे रखा है 100 वाट। P2 की वैल्यू कितना दे रखा है, P2 की वैल्यू बाबू आपको दे रखा है 100 वाट। यहां तक सबको क्लियर है। दो बल्बों को 220 वोल्ट पर, यानी कि जो V की वैल्यू है, या कह सकते हो V1 और V2 की जो वैल्यू है वो आपका 220 वोल्ट है, क्योंकि बोला है कि दो बल्बों को 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, यानी कि जो दोनों बल्ब हैं 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, को श्रेणी क्रम में जोड़कर, यानी कि इन दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 440 वोल्ट की सप्लाई में जोड़ा जाता है, तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं कि जो हमारी V की वैल्यू है वो आपका 440 वोल्ट है। अभी देखो ध्यान से समझना, अभी तुम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को केवल यहां तक समझो। क्या बोला है कि 25 वाट और 100 वाट के दो बल्बों को 220 वोल्ट तक कार्य करते हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले 25 वाट और 100 वाट के दो बल्बों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ करके प्रतिरोध की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रतिरोध की वैल्यू निकालने के लिए आपको धारा का मान पता होना चाहिए। तो क्या होता है, धारा का मान कैसे निकालोगे, तो P बराबर आपका बाबू होता है V इंटू का I। तो यहां से I बराबर निकालोगे, I बराबर निकालोगे तो क्या मिलेगा, P बट्टे का V। तो जैसे आपका I बराबर P बट्टे V होगा ना, तो I1 बराबर क्या होगा, P1 बट्टे का V1। I1 बराबर क्या होगा, P1 बट्टे V1। तो P1 की वैल्यू आपका है 25, अब V1 या V2 की वैल्यू आपका कितना है 220। उसी प्रकार से तुम I2 की वैल्यू निकालो, तो I2 की वैल्यू क्या होगा, P2 बट्टे का V2। तो P2 की वैल्यू आपका है 100 और V2 की वैल्यू क्या है, ए भी आपका है 220। यहां तक आपको क्लियर है। अब इन दोनों को देखकर तुम बता दो कि किसमें धारा का मान अधिक है, यानी I1 और I2 में कौन अधिक है। तो आप कहोगे गुरुजी जो I2 की वैल्यू है वो आपका I1 से अधिक है, I2 की जो वैल्यू है वो आपका I1 से अधिक है। ये तो मैंने धारा निकाल लिया, ये तो मैंने धारा निकाल लिया दोनों बल्बों में। अब डियर स्टूडेंट हम प्रतिरोध निकालते हैं। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर आपका होता है V बट्टे का I। तो R1 बराबर क्या होगा, तो R1 बराबर आपका होगा V1 बट्टे का I1। तो V1 की वैल्यू कितना है, तो V1 की वैल्यू आपका है 220 और I1 की वैल्यू कितना है, I1 की वैल्यू आपका है 25 बट्टे का 220। तो यहां से कैलकुलेशन करिएगा तो 220 गुणे 220 और निचवा में आपका आ जाएगा 25। ए आपने निकाल लिया डियर स्टूडेंट, ए आपने निकाल लिया डियर स्टूडेंट, ए आपने निकाल लिया डियर स्टूडेंट R1 की वैल्यू। यहां तक किसी को कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सेम कॉन्सेप्ट पर डियर स्टूडेंट तुम R2 की वैल्यू निकाल लो। तो R2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। सेम कॉन्सेप्ट पर बाबू तुम R2 की वैल्यू निकालो। तो R2 बराबर क्या होगा, R2 बराबर आपका हो जाएगा V2 बट्टे का I2। जैसे आपका R बराबर V बट्टे I है, तो उसी प्रकार से R2 बराबर क्या होगा, V2 बट्टे का I2 हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू कितना है, वो भी आपका 220 है, और I2 की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 100 बट्टे का 220। 100 बट्टे का कितना है, 220। तो यहाँ से 100 बट्टे का 220 कर दो। तो यहाँ से आप R2 की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 220 गुणे 220 अब बट्टे का आपका हो जाएगा 100। यहाँ तक सबको क्लियर है। मैंने R1 और R2 को निकाल लिया। अब दोनों को हम किस में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में हम R1 और R2 को जोड़ देते हैं। ध्यान से समझना, तो R बराबर क्या होता है, R1 प्लस का R2। श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू आपका है 220 गुणे 220 बटे
25 R1 की वैल्यू है, इसमें तुम R2 की वैल्यू जोड़ दो, इसमें तुम R2 की वैल्यू जोड़ दो तो R2 की वैल्यू आपका है 220 गुणे 220 और बट्टे का क्या है 100। इसी का कैलकुलेशन करो, इसी का कैलकुलेशन करो तो R बराबर क्या मिलेगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा 100। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 220 गुणे 220 यहाँ पर भी है और 220 गुणे 220 यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 220 गुणे 220 के रूप में। अब कॉमन लेके एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 और प्लस का 1, 4 1 कितना होता है 5। अब 5 से काट दोगे 100 को तो 20 बार में कटेगा, ठीक है। अब 0 से ये 0 छटका दो, अब 2 से भी काट दो, देखो कितना सिंपल बना दे रहा हूँ। अब 2 से भी काट दो तो 2 से काटोगे 22 को तो 11 बार में कटेगा, तो 11 से गुणा करा दो तो 11 दूना 22 को 2, 11 दूना 22 को 2, 11 दूना 22 और 2 कितना होगा 22 और 2 कितना होगा 24 होगा, यानी कि 2420 आपका हो जाएगा आर की वैल्यू। 2420 आपका क्या हो जाएगा आर की वैल्यू। अब आई की वैल्यू तुम निकाल लो तो आई बराबर बाबू क्या होता है, आई बराबर आपका क्या होता है बाबू भी बट्टे का आर। आई बराबर आपका क्या होता है बाबू भी बट्टे का आर। एक बार मैं इस कैलकुलेशन को देख लेता हूँ, 220 गुणे 220 ऊपर से मिलेगा 5, तो 5 से काटोगे आप 100 को तो 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर आपका 2 से 11, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपका कितना मिल जाएगा 2420। तो आई बराबर क्या होता है भी बट्टे आर। तो भी की वैल्यू कितना लेना है, भी की वैल्यू आपको लेना है 440 और आर की वैल्यू कितना लेना है 2420। तो यहाँ से 0 से 0 काट दो और क्या कटेगा 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, ठीक है ना हो, 11 दूना 22 और 11 दूना 22, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 से काटेंगे 22 को तो 11 बार में, यानी आई की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 2/11। आई की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका 2/11 मिल जाएगा। I1 और I2 की वैल्यू भी निकाल ले, I1 और I2 की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर वैसे भी पता चल रहा है यार कि जो आपकी I2 है, जो आपकी I2 की वैल्यू है वो क्या है I1 से ज़्यादा है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, और I की वैल्यू आपका 2/11 है, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा I की वैल्यू है, जो हमारा I की वैल्यू है I1 से बोलो चाहे तुम I2 से बोलो, दोनों से जो हमारी I की वैल्यू आएगी I1 और I2 दोनों से कम ही आएगी। और यहाँ पर भी आपने देखा है कि जो आपके I2 की वैल्यू है वो आपका I1 से ज़्यादा है, I2 की जो वैल्यू है वो आपका I1 से ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा 25 वाट का बल्ब है ना वो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो I1 की वैल्यू है वो हमारा कम आ रहा है, I2 से भी कम है और I से भी कम है, यानी 25 वाट का बल्ब जो है ना वो आपका फ्यूज हो जाएगा। आए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन सिंपल है। देखो क्या बोला है, दो बल्ब जिनकी जानकारी 200 वाट बट्टे का 220 वोल्ट है तथा 100 वाट बट्टे का 220 वोल्ट है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इस संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं तो इनके द्वारा शक्ति की खपत क्या होगी ये आपको बताना है, यानी कि P की वैल्यू बताना है। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, दो बल्ब जिनकी जानकारी 200 वाट और 220 वोल्ट, 200 वाट यानी कि जो P1 बट्टे का 200 वाट 220 वोल्ट, ध्यान से देखो 200 वाट और 220 वोल्ट है, यानी कि P1 बट्टे V1 की जो वैल्यू है वो आपको क्या दे रखा है 200 वाट और 220 वोल्ट, यानी कि हम क्या सकते हैं P1 की वैल्यू आपका 200 वाट है और V1 की वैल्यू हमारा 220 वोल्ट है। उसी प्रकार से फिर दे रखा है 100 वाट 220 वोल्ट, यानी कि P2 बट्टे का V2 की जो वैल्यू है वो आपका 100 वाट बटे का आपका है 220 वोल्ट, यानी P2 की वैल्यू हमारा 100 हो जाएगा और V2 की वैल्यू 220 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो डियर स्टूडेंट, आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझना।
आपने पढ़ रखा है कि P बराबर आपका क्या होता है, V इंटू का I होता है। P बराबर V इंटू का I होता है, लेकिन हमें किसमें संबंध निकालना है, हमें प्रतिरोध और वोल्टता के बीच संबंध निकालना है, क्योंकि हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपका क्या होता है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपका क्या होता है, I बराबर बाबू हम लिख सकते हैं V बट्टे का R के रूप में। तो जैसे ही आप I बराबर V बट्टे R रखोगे ना, तो P बराबर आपको मिल जाएगा V स्क्वायर बट्टे का R के रूप में। तो यहाँ से यदि मैं R की वैल्यू निकालूं तो मिल जाएगा हमको V स्क्वायर बट्टे का P के रूप में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यदि मैं R1 की वैल्यू निकालूं तो R1 की वैल्यू निकालोगे तो V स्क्वायर बट्टे का P, यानी R1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V1 का स्क्वायर बट्टे का P1 के रूप में। तो यहाँ से तुम R1 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से डियर स्टूडेंट तुम R1 की वैल्यू निकाल लो। तो ध्यान से समझिएगा R1 की वैल्यू क्या आएगी। तो R1 बराबर V1 का स्क्वायर बट्टे P1, तो V1 की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट। तो लिख सकते हैं हम 220 गुणे 220, अब बट्टे का आपका क्या है, बट्टे का आपका P1 है। अब P1 की वैल्यू कितना है, तो P1 की वैल्यू आपका है 200। तो यहाँ से 00 से 00 छटका दो, 2 से काटोगे 22 को तो 2 ग्यारह 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 24, यानी कि 242। जो R1 की वैल्यू आई वो आपका 242 ओम आई। सेम कॉन्सेप्ट पर R2 की वैल्यू निकालो। तो R2 बराबर क्या होगा, जैसे बाबू आपका R1 बराबर V1 का स्क्वायर बट्टे P1 हुआ है, जैसे आपका R1 बराबर V1 का स्क्वायर बट्टे P1 हुआ है, उसी प्रकार से R2 बराबर आपका V2 का स्क्वायर बट्टे का P2 हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू आपका है 220 वोल्ट। तो यहाँ से V2 की वैल्यू तुम रख दो 220 वोल्टवा। तो ये आपका हो जाएगा 220 वोल्ट। तो 220 गुणे आपका 220। अब P2 की वैल्यू कितना है, तो P2 की वैल्यू बाबू आपका है 100। तो लो जी भैया हम रख दिए 100, 00 से 00 खोपचा में भेज दो। अब 22 गुणे 22 करोगे तो 484 मिल जाएगा। ये आपने R2 की वैल्यू निकाल लिया। अब देखो R1 और R2 को क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो R1 और R2 को जब तुम श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो R बराबर क्या होगा, R1 प्लस का R2। तो R1 की वैल्यू आपका है 242 और R2 की वैल्यू आपका है 484। तो 4 दू 6, 8 4 12 को 2, 4 दू 6 1 7, यानी R की जो वैल्यू बबुआ आएगी वो आपका 726 ओम आएगी। R की जो वैल्यू आएगी वो आपका 726 ओम आएगी। अब बोला है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जब इस संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं तो शक्ति की मान बताना है। तो यहाँ पर किसके 220 वोल्ट के साथ जोड़ रहे हो ना, यानी V बराबर बाबू आपका है 220 वोल्टवा, 220 वोल्टवा। तो यहां से आप शक्ति की वैल्यू निकालो, यानी P की वैल्यू बबुआ क्या आएगी ये आपको बताना है। तो P की वैल्यू कैसे निकालते हो, तो P बराबर आपका बाबू होता है V इंटू का I होता है ना, हो P बराबर V इंटू I होता है। तो यदि हम I बराबर V बट्टे R रखेंगे, यदि हम I बराबर V बट्टे R रखेंगे तो P बराबर आपको क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर बट्टे का R। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया भी है कि यदि P बराबर V इंटू I होता है तो P बराबर V स्क्वायर बट्टे का R होगा। कब, जब हम I बराबर V बट्टे R रखेंगे तब। ठीक है, अब सारी वैल्यू रख दो। तो V की वैल्यू कितना है 220 गुणे 220 वोल्टवा, और नीचे आपका R की वैल्यू कितना है 726, R की वैल्यू है 726। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं। आ जाओ इस खोपचे में ध्यान से देखो। तो क्या है 220 गुणे 220 बट्टे 726, 220 गुणे 220, अब बटे का आपका है 726। 11 से काटेंगे, काटे ना हो 11 से। तो ध्यान से देखो, देखो 11 दूना 22 जीरो, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, फिर 11 से काटो, 11 दूना 22 जीरो,
फिर 11 छक्का 66 हो जाएगा। अब 2 से काटो तो 2 तियाँ 6 और 2 दहिया 20, तो 20 गुणे 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा 200/3, तो मिलेगा आपको 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, यानी कि लगभग आपका 66 वाट आएगा। लगभग जो शक्ति होगी ना वो आपका 66 वाट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप में आपको बताया है। कैसे बताया है? स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो बोला है एक प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, एक प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि विद्युत धारा को हम 5 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष प्रतिरोध के लिए सही नहीं है, ये हमें बता दो। कौन सा निष्कर्ष प्रतिरोध के लिए सही नहीं है, ये हमें बता दो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है बबुआ? सबसे पहला काम हमारा है, जो वैल्यू है उसको नोट कर लो। तो यहाँ पर भी की जो वैल्यू है बाबू, वो आपको दे रखे हैं 15 वोल्ट। कितना? 15 वोल्ट। और क्या दे रखे हैं? 3 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी आई बराबर इन्होंने दे रखा है 3 एम्पियर। और क्या दे रखा है? 5 सेकेंड तक। ठीक है, यानी टी बराबर कितना दे रखे हैं? 5 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताना है प्रतिरोध के लिए कौन सही नहीं है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P बराबर V इंटू का I। तो V की वैल्यू कितना है? 15, और I की वैल्यू आपका है 3। तो P बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 45 वाट। P बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 45 वाट। P की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया बाबू? 45 वाट। तो 45 वाट दिया है वो, यानी ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल सही है। अब आ जाओ बबुआ आगे। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है आवेश 15 कूलाम। तो आवेश Q बराबर क्या होता है? Q बराबर आपका होता है I इंटू का T। Q बराबर क्या होता है? I इंटू का T। तो Q बराबर I की वैल्यू कितना है? I की वैल्यू आपका 3 है और T की वैल्यू आपका 5 है। तो Q बराबर आपको मिल जाएगा 15 कूलाम। Q बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 15 कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। अब हम प्रतिरोध की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R बराबर बबुआ आपका क्या होता है? V बट्टे का I। तो V की वैल्यू कितना है? 15, और I की वैल्यू कितना है? I की वैल्यू आपका है 3। तो 3 पचे 15, यानी R की जो वैल्यू है 5 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका पूरी तरह से गलत है। अब गलत क्यों है ये भी तो तुमको जानना है ना। तो देखो W बराबर क्या होता है बाबू? W बराबर आपका होता है VQ। तो V की वैल्यू कितना है? 15, और Q की वैल्यू तुम कितना निकाले हो? Q की वैल्यू तुम निकाले हो 15। तो 15 गुणे 15 होना चाहिए 225 जूल, यानी कि जो ऊर्जा का मान होना चाहिए 225 जूल, लेकिन ए तो बबुआ दे रखा है 75 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कर दो। आ जाओ हम कर देते हैं गणना। देखो क्या बोला है? यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा आपका 10 एम्पियर है, यानी आपको आई की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखा है 10 एम्पियर। और क्या दे रखा है? परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी आर की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 10 ओम। तो परिपथ की विद्युत शक्ति बताओ। तो आपको पता है P बराबर V इंटू का I है, लेकिन आपको तो केवल I और R की वैल्यू पता है, यानी आपको जो रिलेशन निकालना है ना
वो आपका आई और आर के पदों में। तो v बराबर बाबू क्या होता है, v बराबर आई इंटू आर होता है। v बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। तो जैसे ही v के जगह पर आई इंटू आर रखोगे ना तो p बराबर क्या मिल जाएगा, v के जगह रख दो आई इंटू आर इंटू का आई, तो यहाँ से मिल जाएगा आई स्क्वायर आर। तो I की वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100, R की वैल्यू 10, तो 100 गुणे 10 यानी 1000 वाट। कितना वाट, 1000 वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको भी सोचना पड़ेगा जिससे आप बेहतरीन तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, घरों में प्रयुक्त लाइन के तार होते हैं, तो किसे होते हैं, घरों में जो प्रयुक्त लाइन के तार होते हैं ना, एक गर्म तो दूसरा ठंडा, एक को ठंडा होना ही पड़ेगा, तो एक गर्म और दूसरा ठंडा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। मेन स्विच से निकलने वाले तारों को जोड़ा जाता है, तो मेन स्विच से निकलने वाले तारों को हम मेन फ्यूज से जोड़ते हैं, जिससे आपका लाइन लगने पर किसी का पलटिस मत मारे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सुरक्षा फ्यूज में तार का तापमान सीधे समानुपाती होता है। एक सुरक्षा फ्यूज में जो तार का तापमान होता है सीधे समानुपाती होता है फ्यूज तार की लंबाई के। किसके, फ्यूज तार की लंबाई के। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को लगाया जाता है, तो घरों में जो भी विद्युत परिपथ होते हैं उनको हमेशा हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यदि बेहतर तरीके से पढ़कर जाओगे ना तो ऐसे भी क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन को टिक कर दोगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होता है, तो मैंने तो आपको बताया था कि जो फ्यूज तार का गलनांक होता है ना वो कम होता है। गलनांक कम क्यों होता है, गलनांक कम इसलिए बनाया जाता है जैसे ही आपके परिपथ में धारा का प्रवाह तेज होने लगता है, जैसे ही आपके परिपथ में धारा का प्रवाह तेज होता है ना तो जो आपका परिपथ होता है टूट जाता है गल करके, इसीलिए फ्यूज तार का जो गलनांक होता है ना वो आपका कम बनाया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है, तो पता है ना लाल रंग का तार फेज वायर के लिए उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। घरेलू विद्युत परिपथ में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि घरेलू विद्युत परिपथ में चाहे आपका कोई भी उपकरण हो चाहे कोई भी यंत्र हो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। घरों में प्रवाहित होने वाली धारा है, तो जो घर में जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है ना वो आपका प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जिसका मान, जिसकी दिशा समय के साथ बदलती रहती है। और दृश्य धारा क्या होती है, दृश्य धारा एक ऐसी धारा होती है जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती है बबुआ। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध क्या है ये आपको बताना है। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है। P बराबर बाबू आपको दे रखा है 60 वाट, P बराबर आपको दे रखा है 60 वाट, और V की जो वैल्यू दे रखा है इन्होंने, V की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 220 वोल्टवा। कितना दे रखा है 220 वोल्टवा। तो आपने पढ़ रखा है कि P बराबर आपका होता है V इंटू का I, ठीक है ना हो, P बराबर V इंटू का I, लेकिन आपको प्रतिरोध की वैल्यू निकालना है। तो I बराबर तुम क्या लिख सकते हो, I बराबर आप लिख सकते हो V बट्टे का R, तो I के जगह पर चिपका दो V बट्टे R, तो P बराबर V तो है ही, I के जगह पर लिख दो V बट्टे R, तो यहाँ से आपको P बराबर मिल जाएगा V स्क्वायर बट्टे का R, V स्क्वायर बट्टे का R आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम क्या R की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। R बराबर आपका हो जाएगा V स्क्वायर बट्टे का P। अब सारी वैल्यू रख दो, अब सारी वैल्यू रख दो तो R की वैल्यू मिल जाएगी, तो R बराबर V स्क्वायर बट्टे P। तो V की वैल्यू कितना है 220, तो हम लिख देते हैं 220 गुणे बबुआ 220 अब बट्टे का
P की वैल्यू कितना है, तो P की वैल्यू आपका है 60 वाट। 0 से 0 काट दो, और क्या काटोगे, 2 से काटो तो 2 तिया 6, और इसको 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। यानी R की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 110 गुणे 22 बट्टे का 3। 110 गुणे 22 बटे का 3। अब गुणा करो तो कितना मिलेगा, 11 दूना 22, और 11 दूना 22 और 2 कितना होगा 24, और 8 जीरो चिपका दो, बट्टे का 3 कर दो, तो देखो 3 अठी आपका होता है 24। फिर यहाँ पर जीरो उतरेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 6 7, यानी कि 806.67, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन तुमको कब बिल्कुल सिंपल और आसान लगेगा, जब बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होगा। क्वेश्चन को रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। किसी भी चैप्टर को यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी को समझो। यदि तुम डियर स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ करके उस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, इस बात की मैं तुमको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, तो ये तो सबको पता है 5 एम्पियर होती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है एक बिंदु थिएटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो हीटर में कितनी ऊर्जा में होगी, ये आपको बताना है। देखो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन है कि एक बिंदु, इसको मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूं यार, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है ना, हो तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको मैं चेक कर लेता हूं। आपका क्वेश्चन कौन सा है, ए वाला 120 वोल्ट विभवांतर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर, एक विद्युत हीटर है, ये आपका एक विद्युत हीटर है। क्या है, एक विद्युत हीटर है। ये आपका क्या है, एक विद्युत हीटर है। कौन सा हीटर है, विद्युत हीटर। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो आपको बताना है हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना, उसको तुम नोट कर लो, बिल्कुल सिंपल है यार। देखो V की वैल्यू कितना दे रखा है, V की वैल्यू दे रखा है 120 वोल्ट, और क्या दे रखा है, Q की वैल्यू आपको दे रखा है 12 कूलाम। कितना दे रखा है, Q की वैल्यू आपको दे रखा है 12 कूलाम। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो ना यार, W बराबर क्या होता है VQ, या W बराबर भक्कू याद कर लो। तो V की वैल्यू 120 हो गया और Q की वैल्यू 12 हो गया, तो 12 बराबर हम कितना होता है 144, 8 जीरो चिपका दो, यानी कि 1440 जूल होगा। कितना जूल होगा, 1440 जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। देखो ध्यान से, बोला है एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 440 वाट ऊर्जा लेता है। यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो वह होने वाली ऊर्जा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट यानी कि जो V की वैल्यू है वो आपको कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। V की वैल्यू कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है की आपूर्ति पर 440 वाट, यानी P की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 440 वाट। P की जो वैल्यू दे रखा है 440 वाट ऊर्जा लेता है।
यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो वह होने वाली ऊर्जा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 220 वोल्ट और 440 वाट पर प्रतिरोध की वैल्यू कितनी आएगी। तो P बराबर बाबू आपका होता है V इंटू का I, लेकिन आपको R V और P में रिलेशन चाहिए ना, तो I बराबर तुम लिख दो V बट्टे का R। तो जैसे ही I बराबर V बट्टे R लिखोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बट्टे का R। ठीक है, P बराबर क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर बट्टे का R। तो यहाँ से तुम R की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा आपको V स्क्वायर बट्टे का P। R की वैल्यू निकालोगे तो V स्क्वायर बट्टे का P। तो R बराबर V की वैल्यू कितना है, 220 वोल्टवा। V की वैल्यू कितना है, 220 वोल्टवा। तो 220 गुणे 220 बटे का P की वैल्यू कितना है, 440। तो लो जी भैया हम रख दिए 440। 0 से 0 काट दो, 22 से काटोगे 44 को, 22 दूना 44, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। यानी R की वैल्यू आपने निकाल लिया 110 ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति, यानी कि V बराबर आपको कितना दे रखा है, 440 वोल्ट। इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, I की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर बबुआ होता है V बट्टे का R। तो V की वैल्यू आपका है 440 और R की वैल्यू आपका है 110। तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, यानी I की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 4 एम्पियर। I की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको 4 एम्पियर मिल जाएगी। 15 घंटे चलाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो व्यय होने वाली ऊर्जा क्या होगी ये आपको बताना है। तो P बराबर बाबू क्या होता है, W बट्टे का T होता है। तो यहाँ से यदि तुम W की वैल्यू निकालोगे ना तो P इंटू का T आएगा। W की वैल्यू निकालोगे तो P इंटू का T आएगा। अब डियर स्टूडेंट, आपको P की वैल्यू पता है, P की वैल्यू आपको पता नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको छोड़ दो, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। तो P बराबर क्या हम लिख सकते हैं, P बराबर हम लिख सकते हैं V इंटू का I और T है ही। अब सारी वैल्यू रख दो। तो V की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू तुम्हारा है 440। V की वैल्यू कितना है, 440। तो V की वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 440 और I की वैल्यू कितना निकाले हो, 4। कितने घंटे के लिए चलाया जाता है, 15 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए चलाया जाता है, 15 घंटे के लिए चलाया जाता है। इसी का कैलकुलेशन करो। ए आपका किस में आएगा, ए आपका डियर स्टूडेंट वाट घंटा में आएगा। किस में आएगा, वाट घंटा में यह वैल्यू आएगी। अब वाट घंटा को किलोवाट घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे, तुम बता दो। वाट घंटा को किलोवाट घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे, तो वाट घंटा को किलोवाट घंटा में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे। तो आपका हो जाएगा 440, आपका हो जाएगा 440 गुणे 4 गुणे 15 गुणे 4 गुणे 15। और इसी में जब तुम बबुआ 1000 से भाग दोगे ना तो जो आपका वाट घंटा है ना किलोवाट घंटा बदल जाएगा। तो 1000 से हम भाग देते हैं तो देखो कौन कौन सी वैल्यू कटने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 जीरो से इस जीरो को छटका दो। अब देखो 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15 और 5 विषयिया में 100 हो जाएगा। 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऊपर से कितना मिलेगा, 44 गुणे 3। ऊपर से कितना मिलेगा, 44 गुणे 3 बट्टे 5। तो 44 गुणे 3 बट्टे का 5। तो 44 दिया कितना होता है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13 बट्टे का 5 कितना आएगा, 5 दूना 10, 3 दो 5 छक 30, 5 चौक 20, यानी 26.4 आएगा। 26.4 किलोवाट घंटा, 26.4 किलोवाट घंटा होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब तुम हमें बता दो, यदि वाट घंटा में पूछता तो यहीं तक आंसर था, यदि वाट घंटा में पूछता तो यहीं तक आंसर था, लेकिन किलोवाट घंटा में पूछा है इसलिए मैंने यहाँ पर 1000 से भाग दे दिया है।
आ जाओ आगे डियर स्टूडेंट, आगे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। देखो क्या बोला है, विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र है। तो ये तो सबको पता है, विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र वाट घंटा मीटर है। क्या है, वाट घंटा मीटर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विद्युत ऊर्जा का मान होगा। तो विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से और आराम से देखना। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने विद्युत ऊर्जा के रिलेशन में एक फार्मूला बताया था, W बराबर आपका क्या होता है, VQ। ध्यान से देखो ठीक है। एक आपका होता है कि V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू का T। तो यहाँ से W बराबर आपका क्या हो जाएगा, जैसे V बराबर I इंटू टी रखोगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू टी नहीं, Q बराबर I इंटू टी रख दो। Q बराबर तुम रख दो I इंटू का T। तो जैसे Q बराबर I इंटू टी रखोगे ना, तो W बराबर VIT हो जाएगा। ये तो आपका पहला रिलेशन आ गया। अब डियर स्टूडेंट, आपको आई आर और टी के बीच संबंध दिया है ना, आई आर और टी के बीच संबंध दिया है, तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू का R लिख सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू का R गुणे का I इंटू का T। तो यहाँ से W बराबर क्या मिल जाएगा, I स्क्वायर आर टी। क्या मिलेगा, I स्क्वायर आर टी। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, दिमाग से खेलना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाओ, बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। तो बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, आर्गन प्रयुक्त की जाती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पर, सही संबंध बताना है। अब तुम सही संबंध बता दो, फार्मूला जब पता होगा तभी तो सही संबंध बताओगे। तो आपको क्या पता है, P बराबर V इंटू वाई, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। क्यों, क्योंकि P बराबर बबुआ होता है V इंटू का I, यानी 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर लिख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोला है एक पावर स्टेशन की जो सामर्थ्य है वो आपका 200 मेगावाट है। तो इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो P बराबर बबुआ क्या होता है, W बट्टे टी। आपको प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा बताना है, तो W बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हो, यदि P बराबर W बट्टे टी, तो W बराबर P इंटू टी लिख सकते हो। तो एक दिन की उत्पन्न ऊर्जा बताना है, और शक्ति आपको कितना दे रखा है, सामर्थ्य दे रखा है 200 मेगावाट, यानी कि P की वैल्यू हम रख देते हैं 200, और एक दिन की बात की गई है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है। अब इसी को गुणा कर लो, तो 24 दूना 48 डबल जीरो, यानी कि W की जो वैल्यू आएगी 4800 मेगावाट घंटा आएगा। कितना आएगा, 4800 मेगावाट घंटा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुम गलती से जूल मत मार देना, जूल मत मार देना, क्योंकि यहाँ पर मेगावाट में है और जो समय है वो आपका घंटा में है। तो आपका 4800 मेगावाट घंटा होगा, ना कि 4800 मेगावाट होगा और ना कि 4800 जूल होगा। तो इन बातों का आप ध्यान में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाओ, बोला है विद्युत सामर्थ्य P प्रतिरोध R तथा विभवांतर के बीच संबंध है। तो मैं तो आपको बार बार समझा रहा हूं कि P बराबर आपका होता है V इंटू का I। आपको R V और P में संबंध निकालना है ना, R V और P में संबंध निकालना है ना, तो R बराबर क्या होता है, V बट्टे का I। तो I बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V बट्टे का R। I बराबर V बट्टे R रखो, तो P बराबर V गुणे I के जगह पर तुम V बट्टे R रखोगे ना, तो यहाँ से P बराबर आपको मिल जाएगा V स्क्वायर बट्टे का R। P बराबर आपको क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर बट्टे का R। कौन से ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यह भी क्वेश्चन क्लियर होगा। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, प्यारा सा और खूबसूरत सा, यह क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, यह क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताना डियर स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 22 वैद्युत धारा का अनुप्रयोग के जितने भी क्वेश्चन थे ना,
टोटल क्वेश्चन को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करा दिया है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कन्फ्यूजन होना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं डियर स्टूडेंट आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।